न्यूज ब्लास्ट नेशनल देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। सबसे पहले न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आज बात करेंगे पीएम मोदी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह। तो यूपी के जालौन के उरई तहसील के कथैरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग 14,850 करोड़ की लागत से 296 किलोमीटर की 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। उन्होंने इस दौरान कहा कि क्षेत्र में संपर्क सुविधा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। यूपी एक्सप्रेसवे परियोजना राज्य के कई उपेक्षित क्षेत्रों को जोड़ रही है और इस चीज का जिक्र उन्होंने 2 से 3 दफा आज अपने कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि जो क्षेत्र पुरानी सरकारों के नजर से दूर रह गए या फिर जिन पर नजर नहीं डाली गई, जानबूझकर भी योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार मिलकर उन उपेक्षित क्षेत्रों को भी कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। यूपी एक्सप्रेसवे परियोजना राज्य के कई उपेक्षित क्षेत्रों को जोड़ रही है। यूपी का हर भाग नए सपनों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। यूपी की पहचान देश भर में बदल रही है क्योंकि कई उन्नत राज्यों से बेहतर प्रदर्शन यूपी कर रहा है। समय से पहले परियोजनाओं को पूरा कर हम लोगों के जनादेश और उनके विश्वास का सम्मान कर रहे हैं। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखना चाहिए। अगले 1 महीने में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके नए संकल्प का वातावरण हमें सभी को बनाना होगा। देश को नुकसान पहुंचाने वाले, देश के विकास को प्रभावित करने वाली हर बाधा को दूर रखना होगा। डबल इंजन वाली सरकारें निःशुल्क उपहारों और रेवड़ी संस्कृति के शॉर्टकट को नहीं अपना रही। देश की राजनीति से मुफ्तखोरी की संस्कृति को हराना है और हटाना है। तमाम वो बातें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इस समारोह के दौरान कही। दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसमें मुख्य अतिथि रहे। अमित शाह ने कहा, 9 दशक पहले जब कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की शुरुआत हुई तब देश की कृषि प्रकृति और भाग्य पर आधारित थी। उसे परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने किया। सहकारी क्षेत्र का कोई भी यूनिफाइड डेटाबेस है, साथ ही जब तक डेटाबेस नहीं होगा आप इस क्षेत्र के विस्तार के बारे में नहीं सोच सकते और विस्तार तभी हो सकता है जब आप जानते हो कि विस्तार करना कहां पर है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के डेटाबेस बनाने का काम भी शुरू किया है। आगे उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय यानी कि PACS को बहुआयामी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हमने इसके मॉडल बायलॉज बनाकर प्रदेशों में भी चर्चा के लिए भेजे हैं। आगे उन्होंने इस चीज को आगे कंप्लीट करते हुए कहा, हम 70-80 साल पुराने कानूनों को बदलकर PACS में नई गतिविधियां जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के विकास में अगर कोई क्षेत्र भागीदार बना सकता है तो हमारा सहकारिता क्षेत्र ही इसमें भागीदार बना सकता है। अनेक बैंकों ने नए रिफॉर्म्स किए मगर वो रिफॉर्म्स बैंकों तक ही सीमित रह गए। अगर सेक्टर में रिफॉर्म्स आएंगे तो सहकारिता क्षेत्र में अपने आप मजबूती आएगी और साथ ही साथ कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सिर्फ बैंकिंग करने की दृष्टि से काम ना करें बल्कि बैंक जिन उद्देश्यों से बने थे उनकी प्रतिपूर्ति की दिशा में काम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर किसी सुधार या बदलाव की जरूरत है तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आपके लिए द्वार 24 घंटे खुले हैं। अगर हम कोऑपरेटिव स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को पुनर्जीवित करेंगे तो लक्ष्यों के प्रति समर्पित भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, कहा आने वाले दिनों में मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने में कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका होगी। रेवड़ी कल्चर पर पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के आरोप और प्रत्यारोप। यूपी के जालौन में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा, देश की राजनीति से रेवड़ी कल्चर खत्म करना होगा। पीएम मोदी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। देश भर में सरकारी स्कूलों में बेड़ा गर्क था वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत भी ऐसी ही थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज हमने अगर इन बच्चों का भविष्य ठीक किया है तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। ये तमाम वो बातें जो कि अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने कहा कि फ्री की रेवड़ी क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी ने कई बैंक से लोन लिया और पैसे खा दिए, बैंक दिवालिया हो लिया। उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को कुछ करोड़ों रुपए का चंदा भी दे दिया और उस कंपनी ने खिलाफ सरकार के कोई एक्शन नहीं लिया। उस कंपनी के खिलाफ सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तमाम वो सारी बातें जो कि अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी शब्द के यूज पर कही। उन्होंने कहा कि फ्री की रेवड़ी क्या होता है इसकी जानकारी अब वो आपको देंगे और उन्होंने इस चीज पर जिक्र भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है वो अभी भी इस रेवड़ी फ्री रेवड़ी कल्चर पर जो वाक्य सामने आया है, फ्रेज सामने आया है, इस पर लगातार जारी है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्राइबल पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगाए
सीएम ममता बनर्जी विरोधी पोस्टर। सीएम ममता बनर्जी को आदिवासी समुदाय विरोधी इन पोस्टर्स के जरिए बताया गया। इन पोस्टर्स में एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को साथ में दिखाया गया है। टीएमसी ने जो कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कह दिया है कि उनका समर्थन रहेगा विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ। अब बीजेपी के पोस्टर में लिखा गया है, आदिवासी जनजाति संप्रदाय के विरोधी है ममता। बीजेपी ने एक आदिवासी जनजाति महिला को देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद प्रार्थी के लिए मनोनीत करके देश के समस्त आदिवासी जनजाति संप्रदाय को सम्मानित किया। यह आदिवासी जनजाति संप्रदाय के लिए गर्व का विषय है और ये होना भी चाहिए। ममता आदिवासी जनजाति संप्रदाय के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करके अन्य प्रार्थी को समर्थन कर रही है। आदिवासी समाज के करीब आने में हिचकिचा रही है और अब ये ट्राइबल पॉलिटिक्स वहां पर इसलिए क्योंकि अब ममता के विरोध में पश्चिम बंगाल में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिखाया गया है। उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ममता बनर्जी के लिए लिखा गया है क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी के समर्थन का ऐलान किया गया है विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज के करीब आने में ममता बनर्जी हिचकिचा रही है और ये ट्राइबल पॉलिटिक्स इन दिनों पश्चिम बंगाल में भी पूरे चरम पर जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलने वाला है, यानी कि सोमवार से शुरू हो जाएगा और आगामी 12 अगस्त तक ये सत्र मानसून का सत्र चलेगा। सत्र के संबंध में आज सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श हुआ। मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि देश के हित में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। सदन बिना हस्तक्षेप के मर्यादा के साथ चलता रहे, यानी कि सदन में जो जरूरी काम है वो हो, सदन में जनता की बेहतरी पर बात हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो और बिना हस्तक्षेप के साथ मर्यादा के साथ में सदन चलता रहे। सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त भी किया है कि हम सदन की कार्यवाही में सहयोग करेंगे और ये तमाम बातें इस सर्वदलीय बैठक के बाद में हुई, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके बाद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि वो चाहते हैं कि 18 जुलाई से यानी कि सोमवार से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र इस बार सफल रहे, बिना हस्तक्षेप के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बातें हो पाए और संयुक्त साझा बातों के जरिए यहाँ पर एक तरीके का विचार इस तरह से किया जाए जो कि जनता की बेहतरी के लिए और जो समस्याएं फिलहाल इस समय बनी हुई है उसके जरिए मानसून सत्र के जरिए से निपटाया जाए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर। हाईकोर्ट और निचली अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा, सुप्रीम कोर्ट पे तर्क और निर्णय अंग्रेजी में है। हाई कोर्ट और निचली अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले वकीलों को अधिक फीस, अधिक केसेस नहीं मिलने चाहिए। किरेन रिजिजू ने जेलों की दशा और कैदियों को रिलीज करने के बारे में भी कहा। इस आजादी के अमृतकाल में 3.5 लाख कैदी हमारे देश में विचाराधीन कैदी हैं। स्वतंत्रता के 75वें साल के दिन यानी कि 15 जुलाई तक अधिकतम विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जा सके और मैं सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों से अपील करता हूं कि विचाराधीन कैदियों को कानूनी सलाह सहायता के जरिए अपने प्रयासों को और अधिक तेज कर दे, जिससे 15 अगस्त है उससे पहले आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अधिकतम संख्या में विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जा सके। आगामी संसद सत्र में 71 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त कर दिया जाएगा और ये तमाम बातें उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को यहाँ पर प्रभावी इस तरह से बनाना होगा जिससे पैरवी भी क्षेत्रीय भाषाओं में की जा सके। वकील भी अगर क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी केस की दलीलें रखते हैं तो उन्हें भी सुना जाए और केस किसी भी सूरत में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये तमाम वो महत्वपूर्ण बातें जो कि आज उन्होंने विधिक सेवा के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कही। तो महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का नया मुहूर्त। 20 जुलाई को महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार संभव है और 2 चरणों में शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पहले चरण में 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, यानी कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद जब अब सरकार बन गई है अब मौका है कैबिनेट विस्तार का। पहले चरण में 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं और लगातार देखिए मुद्दे यही है कि शपथ लेने के समय किन किन का ख्याल रखा जाता है, किन्हें किन्हें वरीयता दी जाती है, क्योंकि 2 चरणों में शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा। गुजरात दंगा केस पर एसआईटी का हलफनामा। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भाजपा प्रवक्ता
संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। तिस्ता ने प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की है और तिस्ता सीतलवाड़ का एजेंडा राजनीतिक था। उन्होंने इस चीज को कहा कि एजेंडा राजनीतिक था तिस्ता सीतलवाड़ का। उन्होंने आगे इस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, गुजरात की छवि को धूमिल करने की साजिश थी, गुजरात सरकार को गिराने की साजिश थी। गुजरात दंगा केस की सच्चाई सामने आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी चुप नहीं बैठेंगे सत्यपाल मलिक। भाजपा और केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक और भास्कर के साथ इंटरव्यू में बोले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कहा, राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद खुलकर बोलूंगा, बस 75 दिन का इंतजार कीजिए। चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा, आंदोलन से जुड़ा रहूंगा, किताब लिखूंगा। मैंने खिलाफ नहीं बोला, बात उनके पक्ष की। अगर उन्हें समझ में ये बात आ जाती, अगर ये बात मान ली जाती तो किसान उनकी जय जयकार करते। 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक का 4 दफा तबादला हो चुका है। अपनी मुखर बातों को लेकर जाने जाते हैं। किसान आंदोलन, रिश्वत पेशकश प्रकरण के चलते विवादों में आए थे और इस विवाद के बाद में अब उन्होंने इस चीज को कहा है साफ कि उनके रिटायरमेंट के बाद में भी जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो खुलकर बात करेंगे और खुलकर वो मुद्दों पर अपनी बात सभी के सामने रखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर संघ प्रमुख के बयान पर शफीकुर रहमान वर्क की प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा, बच्चे पैदा करने के मामले में अब इंसानों की तुलना जानवरों से की जा रही है और इस तरह के सियासी बयानों से मौजूदा हालातों से ध्यान हटाने की कोशिश, क्योंकि इस समय हालात इतने खराब है कि लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी छाई है, महंगाई आसमान पर है और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। जानवरों की जिंदगी कुछ और है और इंसानों की जिंदगी कुछ और है। अल्लाह ने सबसे ऊपर इंसान को बनाया और इंसानी जिंदगी का अपना कल्चर है, लेकिन जानवरों का कोई कल्चर नहीं होता। जानवरों को अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं होती और ना ही कोई फैसला जानवर कर सकते हैं, जबकि इंसान अच्छे और बुरे में फर्क समझता है। मोहब्बत और नफरत समझने के लिए अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, इसलिए जानवरों का इंसान से मुकाबला कैसे किया जा सकता है? सिर्फ खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं। मात्र जिंदा रहना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई दायित्व भी हैं और कई कर्तव्य भी होते हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।